हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का शिव नारायण एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग जैसा कि जो पार्ट फर्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो 22 पार्ट्स हैं, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर दिए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राज्य एवं इसके संघ। फर्स्ट पार्ट में जो था, इसका फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े हैं आर्टिकल, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में क्या है? आर्टिकल 1 to 4। तो आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 3 में क्या है, आर्टिकल 4 में क्या है। तो इन सभी बातों को इसके वीडियो पार्ट 1 में पढ़े थे और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग को क्या पढ़ना है कि राज्यों का पुनर्गठन। इसमें क्या पढ़ना है देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, कब? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है दोस्तों, तो उस समय हमारे देश में मोर देन 550 जो थे वो राज्य रजवाड़े थे। 3 प्रकार के, मतलब आप कह सकते हैं वहाँ पे ऐसे स्टेट थे जैसे पूरा भारत है। तो यहाँ डायरेक्ट अंग्रेज़ों का शासन है, यहाँ राजाओं का शासन है। ठीक है, तो उन सभी को जब छोड़ कर गए, मतलब देश हमारा जब आज़ाद हुआ, तो हम तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रवेश कर गए। आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग क्या हो गए? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रवेश कर गए। और जब डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रवेश कर गए तो राजा उसमें रहते नहीं हैं। राजा राजतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र में राजा का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो उन सभी राजाओं को जो अलग अलग अपने जो राजा रजवाड़े लेकर बैठे थे, उन सभी को कैसे एक किया गया और उन सभी को जोड़कर एक देश बनाया गया, भारत। तो एक कहानी है कि कैसे आखिर जोड़ा गया, वही है राज्यों का पुनर्गठन। राज्य कैसे मतलब क्या हुए? जुटे। तो चलिए 1 बाय 1 कर इसे पढ़ते हैं। फर्स्ट जो कमेटी है, किसी भी चीज़ को करने के लिए कोई ना कोई एक कमेटी बनती है। कमेटी रिकमेंडेशन देती है, सरकार उसे लागू करती है या नहीं लागू करती है। तो पहला जो था वो था धर आयोग। कौन था दोस्तों? आप लोग याद रखिएगा, धर आयोग। हालांकि ये कहाँ इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से इसमें क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको उसको हाईलाइट करते चलूँगा, आप देखिए। तो फर्स्ट पॉइंट है धर आयोग। तो धर आयोग का जो गठन हुआ वो जून 1948 में हुआ। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि जून 1948 में इसका गठन हुआ। और इसने अपनी रिपोर्ट, आखिर उसको टाइम तो लगेगा ना, तो दिसंबर 1938 में इसने अपना रिपोर्ट दिया सरकार के समझ। समस्या क्या था ना कि हमारा देश, देखिए हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। अब आज़ाद हो गया तो एक तो हम लोग बहुत सारे चुनौतियों से उस समय जूझ रहे थे, सरकार भी, बहुत सारे लोग जूझ रहे थे, क्योंकि उस समय देश का बंटवारा हो गया, तकरीबन 10 लोग मारे गए, दंगे हुए, तो बहुत ज़्यादा वो घाव था। फिर लोगों ने डिमांड किया कि नहीं, एक एक लैंग्वेज के आधार पर हमको जो है एक स्टेट का निर्माण कर दीजिए। तो आप नहीं देख रहे कि ये क्या हो जाएगा, एक तो देश धर्म के आधार पर बट गया, फिर भाषा के आधार पर जब आप यूनाइट होने लगेंगे तो जो अदर लैंग्वेज वाले लोग होंगे उसमें प्रवेश हो सकता है कि आप वर्जित कर दें। तो चुनौतियां अब जब दिखने लगी तो उसने कहा कि देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन को उसने सही नहीं बताया। मतलब धर आयोग जो कमेटी थी उसने कहा कि भाषा के आधार पर जो है वो राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है, उस समय के परिस्थितियों के अनुसार सही नहीं है। लेकिन आज के अनुसार देखिएगा तो जितने भी स्टेट हैं, गुजरात है तो गुजराती भाषा पे, महाराष्ट्र है तो मराठी लैंग्वेज पर है, तमिलनाडु है तो तमिल भाषा के आधार पर। तो आज तो सही लगता है, पर उस समय के अनुसार आप देखेंगे तो सही नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि जब भाषा के आधार पर ज़्यादा डिमांड होने लगे तो अक्टूबर 1953 में मद्रास से अलग एक तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। किसका हुआ? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। अब इसका क्यों हुआ देखिए, एक कांग्रेस के लीडर थे पोटी श्रीरामल्लू, ये बहुत बड़े गांधी जी के समर्थक थे, मतलब गांधी जी के विचारों पर चलने वाले थे। तो इन्होंने भूख हड़ताल कर दिया। 56 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई। आज जब कोई भी बड़ा लीडर किसी भी आंदोलन में यदि उसका डेथ हो जाता है तो वो उग्र हो जाएगा, तो सरकार ने देखा कि ये तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगा, तो उसने आंध्र प्रदेश राज्य को जो था उस तेलुगु भाषा के आधार पर एक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया। अब जब मान लेते हैं कि देखिए 100 लोग हैं यहाँ पे, 100 लोग में से एक का डिमांड आपने पूरा कर दिया, तो 99 लोग अगर डिमांड कर रहे थे, मान लेते हैं कि अपने कैपेसिटी से 5%, तो अब 25% कैपेसिटी लगा देंगे उसको हासिल करने में। तो जब भाषा के आधार पर गठन हो गया तो लोग और डिमांड करने लगे।
जब डिमांड करने लगे तो उसके बाद एक कमेटी और बनी, वो थी JVP समिति, दिसंबर 1948 में बनी। इसके सदस्य थे नेहरू, पटेल, पटाभी, सीतारामैया। मतलब कांग्रेस के तीनों दिग्गज लीडर थे, तीनों के पास बहुत ज़्यादा अनुभव था। तो इन तीनों को मिला के एक कमेटी बनी JVP। देखिए, भाषा के आधार पर जब उग्र होने लगा तो इन्होंने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर तो एकदम नहीं, राज्यों का गठन होना चाहिए। तो जब भाषा के आधार पर आप नहीं देंगे और लोग जब डिमांड कर रहे हैं, वो आप उसको दे नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, और ज़्यादा तेज होगा। और पहले भी आप आंध्र प्रदेश राज्य को लैंग्वेज के आधार पर एक स्टेट बना चुके हैं, तो और प्रॉब्लम हो गया। तो इन्होंने मांग और तेज कर दी है। जितने भी मतलब डिमांड कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज का स्टेट को आप बनाइए, तो मांग और तेज हो गया। देखिए कि तेलुगु क्षेत्र को अलग करके आंध्र, ये जो मद्रास से अलग तेलुगु क्षेत्र भी एक बना दिया गया। कोटा सीतारामल्लू का यहाँ पे क्या हो गया, रामल्लू का यहाँ पे निधन भी हो जाता है। और आप एक चीज़ बात याद रखिएगा, इसमें एक पॉइंट है कि जो लैंग्वेज के बेस पर पहला राज्य बना वो था आंध्र प्रदेश। लैंग्वेज के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ये एक इसमें पॉइंट है। चलिए, अब उसके बाद एक कमेटी बनती है जिसका नाम है फजल अली आयोग। क्या बनता है, फजल अली आयोग एक कमेटी बनती है, दिख रहा होगा। तो फजल अली आयोग एक कमेटी बना दिसंबर 1953 में। आप देखें कि इसके बाद क्या हुआ, दिसंबर 1948 में इसने अपना रिपोर्ट दिया, फिर दिसंबर 1948 में ये भी कमेटी बनी, और जब ये कमेटी इसके अनुसार नहीं हो पाया तो फिर दिसंबर 1953 में कमेटी बनी और रिपोर्ट 1955 में दी, है कि नहीं, टाइम तो लगेगा। तो इसने कमेटी ने 1955 में रिपोर्ट दी। अब इस कमेटी का क्या सुझाव था, आइए देखते हैं। इस कमेटी ने अपना सुझाव दिया कि भाषा के आधार को हो, जो भाषा आधार हो वो सिर्फ, मतलब जो भाषा के आधार पर मांग कर रहे हैं, ऐसा समझिए, जो भाषा के आधार पर मांग कर रहे हैं वो सिर्फ भाषा ना हो, कुछ और भी जो चीज़ें हैं उसको भी मतलब कंसिडर किया जाए, उसको भी एक नज़र में रखा जाए, उसको भी ध्यान में रखा जाए, उसके आधार पर भी उसको भाषा के आधार पर बने, पर सिर्फ भाषा के आधार पर नहीं और कुछ भी हो। तो उन्होंने कुछ 3-4 पॉइंट दिए, 1 बाय 1 देखते हैं। महत्वपूर्ण था कि देश की एकता एवं सुरक्षा रहे, मतलब देश की एकता और अखंडता बरकरार रहे। ऐसा नहीं हो कि आप लैंग्वेज के आधार पर बना दिए और देश के इंटीग्रिटी यूनिटी को खतरा है, तो ये क्या होगा, गलत बात है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखा जाए कि हम लैंग्वेज के बेस मान रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज के बेस पर हम बनाएं, पर ये इस बात को भी ख्याल रखें कि देश को इससे नुकसान ना हो। फिर उन्होंने कहा, आपको शायद यहाँ पे ज़्यादा लाइट हो रहा होगा लेकिन मैं बता देता हूँ, भाषा एवं सांस्कृतिक एकता। कोई व्यक्ति को ऐसा ना लगे, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हर व्यक्ति को गारंटी देता है कि आप जिस भी फेथ, जिस भी रिलीजियस, जिस भी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं या जिस संस्कृति को आप मानते हैं उसका पूर्ण संरक्षण, मतलब आप उसका पालन करें, ये संविधान देता है। तो अब होता है ना ऐसा, फंडामेंटल राइट भी है आपका। तो कहा कि भाषा एवं सांस्कृतिक एकता को बनाए भी रखना जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम राज्यों का गठन करने के चक्कर में किसी संस्कृति को नष्ट कर दें या किसी लैंग्वेज को ही नष्ट कर दें, ये भी बात सही नहीं है, मतलब इसका भी कंसिडर किया जाना चाहिए। चलिए, आर्थिक एवं प्रशासनिक विकास। राज्यों का जो गठन है हमारे देश में, देखिए हमारा देश में जो है जितने भी स्टेट हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, तमिलनाडु हो या फिर गुजरात हो, इन सभी का जो गठन है या जो बनाया गया है मुख्य रूप से प्रशासनिक सुविधा के लिए, क्योंकि दिल्ली में रहकर कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी योग्य हो पूरे देश को चला नहीं सकता है। तो चलाने के लिए अलग अलग बना दिया गया स्टेट, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक आप कह सकते हैं कि एक राज्य क्या है, एक प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाया गया। तो उन्होंने कहा कि आर्थिक एवं प्रशासनिक विकास भी सुनिश्चित होना चाहिए। ऐसा ना कि किसी राज्य को हम बना दें और कभी कभी देखिए संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, तो कोई एक ऐसा ना हो कि राज्य उसमें बना रहे हैं तो एक राज्य के पास पूरे संसाधन चले जाएं, एक राज्य के पास कुछ भी नहीं। या प्रशासनिक सुविधा भी देखना चाहिए कि कैसे मतलब हैंडल करना है सिचुएशन को, किसी भी परिस्थिति को, तो वो प्रशासनिक विकास भी होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए। ठीक है, फिर है कि जनता का कल्याण होना चाहिए। तो इन सभी बातों को फजल अली आयोग ने अपने रिपोर्ट में सरकार के सामने क्या है, सुझाव दिया। अब देखिए, जब सुझाव दिया जब फजल अली आयोग ने, तो उस समय हमारे देश में 4 स्टेट का कॉन्सेप्ट होता था, मतलब ABCD। देखिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये अंग्रेज़ों ने सुविधा के लिए बनाया था, राजा रजवाड़े उनका मिला जुला साठगांठ, अपना इंडिपेंडेंट हुआ तो किस में रखे, तो वो उनका था। लेकिन फजल अली आयोग ने कहा कि राज्यों के एक 4 श्रेणी, मतलब जो
इस प्रकार ABCD जो कॉन्सेप्ट था राज्यों के लिए, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि इसको ख़त्म करो पहले, तो ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि राज्यों का जो 4 श्रेणी था ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने 2 कैटेगरी बनाया, एक राज्य और एक यूटी। और आप जानते हैं कि राज्य में क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है, गवर्नर होता है। यूटी में क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ केंद्र का शासन होता है, या तो उप गवर्नर है या तो कोई IAS अधिकारी वहाँ करता है काम, ठीक है। तो ये 2 श्रेणी बनाया गया। आज भी हमारे देश में यही 2 श्रेणी है, या तो यूटी होगा या तो स्टेट होगा, तीसरा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, 2 बनाया गया। अब देखिए, पहला जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में इसको लागू किया गया, मतलब 1955 में तो रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि इस कॉन्सेप्ट को हटाइए 4 राज्य वाला और 2 लाइए, एक राज्य और एक यूटी। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में हुआ और 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ। मतलब 4 गो वाले जो देखिए ये ABCD, इसको क्या किया गया, संशोधन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। कुछ भी आपको करना है तो विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते हैं, कुछ भी। तो उन्होंने कहा क्या कि इसको लागू जब किया तो 1 नवंबर 1956 को लागू किया। और जब इन सभी चीज़ों बातों को हटाया, 4 स्टेट वाले कॉन्सेप्ट, तो 14 स्टेट, 14 राज्य आप कहिए और 6 यूटी। कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि अभी कितने स्टेट हैं और कितने यूटी, हालांकि ज़्यादा कुछ चीज़ है नहीं। तो 14 स्टेट बने और 6 यूटी बने। कभी पूछा जाता है कि जब पहला जो मतलब गठन हुआ राज्यों का फजल अली आयोग के द्वारा, तो कितने स्टेट्स बने और कितने यूटी बने, तो 14 स्टेट बने और 6 यूटी बने। अब देखिए, इसके बाद है राष्ट्रीय एकीकरण। मतलब जो हमारा अलग अलग जो स्टेट राज्य रजवाड़े थे, उन सब का विलय भारत में कैसे हुआ, कैसे सब एक मिले, इसका एक स्टोरी है, एक हिस्ट्री है। आप आइए देखते हैं उसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। तो राष्ट्रीय एकीकरण कैसे हुआ, तो एक चीज़ समझिएगा पहले। हमारा भारत 550 मोर देन 550 इसमें राज्य रजवाड़े में बटा हुआ है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उसके कुछ ही सालों बाद सभी राज्य रजवाड़े मिल गए, मिलकर एक देश बनाए भारत। पर उसमें 3 नहीं मिल पाए, एक था जूनागढ़, एक था हैदराबाद और एक था कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। उन सब का विलय कैसे हुआ, यही 2-3 पॉइंट में हम लोग जानेंगे। तो आप देखिए कि अक्टूबर 1947 में क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर का भारत में विलय हो गया। भारत में विलय क्यों हुआ, देखिए वहाँ का एक राजा था, उसका नाम था हरि सिंह, यहाँ पे लिखा हुआ भी है राजा हरि सिंह। तो राजा हरि सिंह थे, तो पाकिस्तान के जो कबीले थे वो जम्मू कश्मीर पर अटैक कर देते थे। जम्मू कश्मीर आप देख सकते हैं कहाँ है, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, जम्मू कश्मीर यहाँ है। तो इन्होंने अटैक कर दिया। जब अटैक कर दिया इस पर, तो उन्होंने सहायता मांगा किससे, भारत सरकार से। तो भारत सरकार से तभी आप सहायता मांग सकते हैं ना, जब आप उसका सदस्य हैं या आप उसका मित्र हैं। आज क्या है, यही तो परिस्थिति होता है ना, कोई भी कंट्री में प्रॉब्लम होता है तो उसी कंट्री से सहायता मांगता है ना जिस कंट्री से उसका मित्र है। तो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान से तो अच्छा नहीं, चलो हिंदुस्तान से सहायता मांग लेते हैं। तो हिंदुस्तान से उस समय थे हमारे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर पटेल साहब। कौन थे, पटेल साहब। तो पटेल साहब ने कहा कि देखिए एक कथी होता था, डॉक्यूमेंट होता, जैसे आप फॉर्म भरने जाते हैं ना कहीं, किसी चीज़ का फॉर्म होगा, जैसे जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो जाति प्रमाण पत्र के आपके पास फॉर्म हो, तो उस समय एक फॉर्म होता था, उसका नाम था एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उस पर आप सिग्नेचर कर दीजिए, इसका मतलब भारत के सदस्य हो गए, हम आपको उसको प्रोटेक्शन देंगे, ये कॉन्सेप्ट था। तो एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हरि सिंह ने साइन कर दिया। तो पटेल साहब बोले चलिए अब मेरा तो दायित्व बनता है, फर्ज है कि हम आपको क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। तो उन्होंने फिर पाकिस्तान से लड़ा और जम्मू कश्मीर को आज़ाद कर लिया और फिर भारत में मिल गया। तो ये इसका कहानी हुआ कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कैसे हुआ। अब देखिए फरवरी 1948 में एक और बच गया था जिसका जूनागढ़, ठीक है। तो जूनागढ़ का कॉन्सेप्ट क्या आया, जूनागढ़ में आया, कहा कि जनमत संग्रह किया जाएगा। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे अलग अलग चीज़ था। यहाँ का राजा हिंदू, आबादी ज़्यादा मुस्लिम। यहाँ का राजा मुस्लिम पर पब्लिक ज़्यादा क्या है, हिंदू है। ये अपोजिट यहाँ पे है जूनागढ़। तो भारत सरकार ने कहा कि यहाँ पे हम जनमत संग्रह कराएंगे। जनमत संग्रह में क्या होता है कि आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे आज का इलेक्शन में क्या होता है कि 5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जहाँ जिसको आपको पसंद है उसको आप वोट दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार जनमत संग्रह में 2 कॉन्सेप्ट रहेगा, एक पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ। तो लोगों ने कहा कि नहीं, हम
हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। तो जूनागढ़ का राजा तो भाग गया यहाँ से, राजा भाग गया तो भारत में इसका क्या हो गया, विलय हो गया। राजा पाकिस्तान भाग गया था। अब देखिए तीसरा जो बचता है स्टेट वो हैदराबाद। हैदराबाद बहुत पावरफुल था, निज़ामों में सबसे ज़्यादा पावरफुल उस समय क्या था तो हैदराबाद था। उसका अगर आप एरिया देखेंगे उस समय के अनुसार तो पूरा मतलब बहुत सारा इलाका जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आज के अनुसार देखिए बहुत आएगा, उसका आंध्र प्रदेश का बहुत बड़ा इलाका आता है। तो इतना बड़ा था कि पूरा मतलब सेंट्रल इंडिया जितना आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वो कैप्चर किया हुआ था। तो हैदराबाद में क्या होता है कि हैदराबाद के निज़ाम को कहा जाता है क्या, भारत में विलय करिए, बोलते कि नहीं हम तो स्वतंत्र रहेंगे। तो वहाँ पुलिस कार्रवाई किया जाता है, मतलब पुलिस वहाँ पे भेजा जाता है कि नहीं निज़ाम को पकड़ो ख़त्म करो। हालांकि ख़त्म नहीं किया जाता है पर मतलब वो पुलिस कार्रवाई में होता है कि पुलिस वहाँ आ गई तो आप निज़ाम का कोई पावर नहीं रह गया। तो अपोलो ऑपरेशन चलाया गया था उसी के द्वारा, मतलब आपसे पूछा जाए कि हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत मतलब भारत में मिलाया गया, तो वो तो पुलिस कार्रवाई था लेकिन उस ऑपरेशन का नाम था अपोलो, उसके तहत भारत में क्या किया गया, विष का विलय किया गया। चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग और भी थे छोटे छोटे क्षेत्र, उन सब का भी एक हिस्ट्री है कि कैसे भारत में उसका विलय हुआ। आइए देखते हैं। तो 1954 में क्या हुआ, इस सारा कॉन्सेप्ट देखिए 47 में हुआ, 48 में हुआ, 48 नवंबर में हुआ, 1954 में हुआ। तो 1954 में हुआ, देखिए एक चीज़ और समझिए, हमारे देश पर कितने लोग राज किए। सबसे पहले पुर्तगाली आया, फिर डच, ये सब लोग किए ना, अंग्रेज भी किए। तो एक जगह है पुदुचेरी, मतलब पांडिचेरी उसको कहते हैं, यनम, कराईकल, चंद्रनगर, माहे। हालांकि अब तो चंद्रनगर पश्चिम बंगाल के साथ है, लेकिन मैं बताता हूँ यहाँ पे फ्रांसीसियों का कब्जा था। मतलब जैसे गोवा में पुर्तगालियों का, तो पुदुचेरी में फ्रांसीसियों का कब्जा था। तो 1954 में इसे आज़ाद किया गया, कहा कि अब चलो भागो, 47 में देश आज़ाद हो गया, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चलो छोड़ो इस इलाका को और चलो भागो। तो पुदुचेरी को और यनम, कराईकल और माहे, ये चार अभी मतलब कि क्या है, चारों का मिलाकर पुदुचेरी के अंतर्गत ये आते हैं। और ये अलग अलग 3 स्टेट में पड़ते हैं, एक तमिलनाडु पड़ता है, एक जो है केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कुछ पड़ते हैं, एक पड़ता है, ठीक है। तो फ्रांसीसियों से इसको मुक्त किया गया। फिर 1954 में दादर एवं नगर हवेली, जहाँ पुर्तगालियों का शासन था। देखिए इन लोग को यूटी क्यों बनाया गया, आज भी यूटी है, दादर एवं नगर हवेली, पुदुचेरी आज भी यूटी क्यों बनाया गया, क्योंकि देखिए राज्यों का गठन में यहाँ पे कहा गया सांस्कृतिक एकता को बनाए रखना चाहिए। अब सांस्कृतिक एकता को बनाए रखना चाहिए तो आप देखिए कि अगर छोटे से इलाकों पर फ्रांसीसियों का कब्जा है तो वहाँ का जितना भी मतलब कल्चरल होगा वो फ्रांसीसियों का प्रभाव से जरूर जो होगा प्रभावित होगा। तो उन्होंने कहा कि उसका संरक्षण क्यों करो, राज्य मत बनाओ, राज्य में अगर बना दोगे तो अलग अलग और संस्कृतियाँ वो मिल जाएंगे तो उसका समाप्त हो जाएगा। तो उसको यूटी बना दिया गया। 1954 में दादर एवं नगर हवेली को पुर्तगालियों से मुक्त किया गया, कहें पुर्तगाली को चलो अब आनो अपना बड़ा विसरा भागो। फिर 1961 में क्या हुआ, गोवा, दमन एवं दीव पुर्तगालियों से छीना गया। और देखिए एक चीज़, ये कुछ स्टेट्स हैं उन सभी को, सॉरी ये जो यूटी है मतलब जो इसको मुक्त किया गया, कुछ लोगों को कुछ चीज़ों को, जैसे पांडिचेरी है, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव, इस सबको यूटी बना दिया गया। गोवा शुरू में यूटी था, बाद में स्टेट बन गया, तो बाद में वो चीज़ होते रहता। तो ये पुर्तगालियों से क्या किया गया, 1961 में गोवा को मुक्त किया गया। गोवा पर पुर्तगालियों का था, पुदुचेरी पर फ्रांसीसियों का भी पूछ दिया जाएगा कि फ्रांसीसियों का कब्जा कहाँ था, तो पुदुचेरी पर था, पांडिचेरी पर था, और दादर एवं नगर हवेली पर पुर्तगालियों का था, और गोवा पर तो पुर्तगालियों का था ही। आज भी वहाँ का चर्च जो है बहुत बड़ा है और प्रभाव उसका है। फिर देखिए 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961 में कहा गया किया गया और दादर एवं नगर हवेली को भारत में विलय कर यूटी बना दिया गया। अब कोई भी स्टेट को उनसे मतलब कि आप छीन रहे हैं तो भारत में मिलाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत तो होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1961 में और दादर एवं नगर हवेली को भारत में विलय कर एक यूटी बना दिया गया। और आज भी क्या है, दादर एवं नगर हवेली यूटी ही है। चलिए फिर देखिए कि 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 में किया जाता है, जिसमें गोवा, दमन एवं दीव को इसमें भारत में विलय किया गया। इसमें क्या, दादर एवं नगर हवेली को किया गया और 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दमन एवं दीव को किया गया। अब देखिए 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 में हुआ, उसमें पुदुचेरी, यनम, माहे और कराईकल चारों को मिलाकर यूटी किया गया, यूटी बनाया गया। याद रखिएगा, पुदुचेरी, यनम, माहे, कराईकल। माहे कहाँ है, केरला में है। यनम और पुदुचेरी कहाँ है, तमिलनाडु में। कराईकल कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। चंद्रनगर था, यहाँ पे मैंने बताया कि चंद्रनगर भी था, तो उसको भी फ्रांसीसियों से आज़ाद किया गया, लेकिन चंद्रनगर बंगाल के पास पड़ता है, तो चंद्रनगर को बंगाल में मिलाकर उसका मतलब स्टेट जो बंगाल है उसमें विलय कर दिया गया। अब देखिए सिक्किम जो है 10th पॉइंट, चाग्यान का शासन था। हर जगह तो
प्रिंसली स्टेट मतलब राजा रजवाड़ों का ही शासन था। तो कहीं ना कहीं कोई तो राजा होगा, तो उस राजा होगा तो कोई ना कोई उसका मतलब उसका शासन था, चागियान का शासन था। तो वहाँ का जो था वो मतलब शुरू में स्वतंत्र था, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ भी प्रॉब्लम होने लगे। तो उसको भारत सरकार ने कहा कि हम तुमको रक्षित मतलब कि एक हम प्रोटेक्ट करेंगे हम तुमको, वो उसका मतलब हम कौन तुमको क्या करते हैं, आश्वासन देते हैं कि प्रोटेक्शन हम करेंगे। तो उसको रक्षित राज्य का दर्जा मिला। तो रक्षित राज्य में क्या हुआ कि 3 विषय भारत सरकार के अंदर आ गए कि रक्षा मतलब कोई भी तुम पर हमला करेगा तो हम तुम्हें बचाएंगे, विदेश मामला और संचार। इन सभी जितने भी मामले हैं वो भारत सरकार के अंतर्गत आएंगे, और बाकी का जो राजा था वो तुम खुद ही देखना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राजा के खिलाफ में विद्रोह होने लगा था। और कुछ दिनों के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा 35, 36, उसके तहत एक तो कहेंगे परमानेंट नहीं रहेगा, 36 में परमानेंट हो जाएगा। तो उसमें क्या किया जाएगा, यहाँ के राजा को समाप्त कर दिया, मतलब राजा का पावर नहीं रह गया, अब स्टेट बन गया। आज भी सिक्किम स्टेट है, वहाँ का सीएम क्या होता है, इलेक्ट होता है और वहाँ शासन करता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, सिक्किम तक यहाँ पढ़ लिए। एक थर्ड वीडियो भी आएगा जिसमें इसके बाद जैसे राज्यों का गठन हुआ, उत्तराखंड का कैसे हुआ, छत्तीसगढ़ का कैसे हुआ, झारखंड का कैसे हुआ, नाम में भी परिवर्तन हुआ। ठीक है, राज्यों का नाम में भी परिवर्तन हुआ, जैसे आज पांडिचेरी का आज पुदुचेरी कहते हैं। तो थर्ड वीडियो आएगा, बहुत ही शॉर्ट आएगा, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं आएगा। और उसमें और चीज़ बताएंगे कि राज्यों में जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ कहाँ मतलब स्थापित है, सभी राज्य के राजधानी में नहीं है, कितने मतलब कि हाईकोर्ट है। तो इन सभी बातों को हम लोग वीडियो लेक्चर 3 में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।